हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 10th के लिए। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रदीप की बुक से टॉपिक्स को और साथ में क्वेश्चन आंसर्स को। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। यानी इससे पहले की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुकी हैं। आप लोग उन वीडियोस को या तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो अब हमें पढ़ना है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को रेजिस्टेंस तो बहुत अच्छे से पता है, आपने मेरी पुरानी वीडियो भी देखी हुई है। उसमें अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। हमने रेजिस्टेंस को दो तरीके से डिफाइन किया था, एक मैथमेटिकली डिफाइन किया था और एक हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से डिफाइन किया था। मैथमेटिकली हमने क्या बोला था, मैथमेटिकली हमने बोला था कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। थ्योरेटिकल था ये, जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में या करंट के फ्लो में क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। और जब मैथमेटिकली बात आई थी तो हमने क्या देखा था, द रेशियो ऑफ V अपॉन I, यानी कि जो रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, जो कि एक कांस्टेंट होता है, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो एक हो गया मैथमेटिकली, एक हो गया थ्योरेटिकल। तो इतना तो पता चल गया था कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, नो डाउट, क्योंकि V और I दोनों पर डिपेंड करता था, पर जितना V बढ़ता था उतना ही I बढ़ जाता था। R इक्वल्स टू क्या था, V अपॉन I। हमारा जितना V बढ़ता था उतना ही हमारा क्या हो जाता था, I बढ़ जाता था। तो जितना V उतना I, R की वैल्यू क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी। क्या रहती थी, कांस्टेंट। लेकिन बात हो रही है कि R की वैल्यू कांस्टेंट होती है कंडीशन में कि भाई V बढ़ा उतना ही I बढ़ गया। लेकिन कुछ तो ऐसा चेंज होता होगा, कुछ तो ऐसे फैक्टर्स होते होंगे जिन पर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता हुआ, यानी अगर आपने उनको छेड़ा या उनको बदला तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा, चाहे फिर वो रेजिस्टेंस कम हो चाहे फिर वो रेजिस्टेंस ज्यादा हो। तो बात करते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आज का हमारा वही टॉपिक है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। क्लियर है। तो यहां अपन ने कनेक्ट कर लिया अपने प्रीवियस लेक्चर को अपने आज के प्रेजेंट लेक्चर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इक्वेशन 1 मान ली, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जितनी आपकी लेंथ बढ़ेगी, जितनी आपकी क्या बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, उतना ही आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और जितनी आपकी लेंथ कम होगी उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। इसे थोड़ा प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। रेजिस्टेंस को ऐसे समझो कि मान लो कि आप एक किसी स्ट्रीट में होके जा रहे हो, किसी गली में होके जा रहे हो। अब आप एक बात बताओ, आप अपने आप को एज अ चार्ज मान के चलो, आप अपने आप को एज अ चार्ज या चार्ज एटम मान के चलो, आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन मान के चलो। ठीक है, तो जब आप निकल रहे हो, ध्यान से समझना, एक गली है, उसमें बहुत ज्यादा रस है, बहुत सारे लोग हैं। तो मान लो गली इतनी बड़ी है, आप एंटर हुए, भाई बहुत ज्यादा भीड़ है, भाई बहुत ज्यादा भीड़ है। तो जैसे आप अंदर घुसोगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, या ऐसे कह लो कि आपको निकलने में मुश्किल होगी। तो यानी आप अंदर घुसे, जिस गली में रस है उस गली में आप अंदर घुसे, आपको क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला। अब मान लो गली इतनी छोटी सी थी, तो आप अंदर घुसे, रेजिस्टेंस तो मिला लेकिन कम मिला, आप निकल गए। पर मान लो गली की लेंथ बढ़ गई, तो अब आप एंटर हो गए, तो रेजिस्टेंस क्या मिलने वाला है, ज्यादा। गली और बड़ी हो गई, अब क्या मिलने वाला, रेजिस्टेंस और ज्यादा। तो फील हुआ थोड़ा सा कि जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है, और जितनी छोटी लेंथ होती है उतना ही रेजिस्टेंस कम होता है। हाँ या ना, क्लियर है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी पहला जो अपन को फैक्टर मिला वो फैक्टर क्या मिला, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी आपकी जो कंडक्टर की लेंथ है वो डिसाइड करेगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कम होगा। लेंथ को बढ़ाते जाओ रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लेंथ को कम करते जाओ रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है, आगे, द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी इसे बोला है रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन क्रॉस एरिया, या रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है विद डिक्रीज इन क्रॉस एरिया। यानी कि यहां पे सीधा सीधा बोला गया है कि रेजिस्टेंस लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा। लेकिन यहां हम साफ देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस
विद द डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन, यानी कि क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। तो यानी सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा जितना क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब होता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। आपका एरिया क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, आपका एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। एरिया क्रॉस सेक्शन को समझना ध्यान से। देखो ये मान लो कि कंडक्टर है, ये इसकी लेंथ हो गई, मानते हो नहीं लेंथ। अगर आपको पता चल चुका है कि अगर आपने इसकी लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? तो क्रॉस सेक्शन हो रहा है इसकी मोटाई, इसकी थिकनेस कंडक्टर की। तो क्रॉस सेक्शन से थोड़ा फील हुआ, इसकी थिकनेस को बोलते हैं हम लोग क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी ये मान लो ये पेन है, अब ये इतना मोटा है, अब होता है इतना मोटा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया। होता है इतना मोटा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया। होता है इतना सा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। तो आपको फील हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? जो आपका वायर होता है, जो आपका वायर, उसकी मोटाई, थिकनेस। अगर ये थिकनेस ज्यादा है तो हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, अगर ये थिकनेस कम है तो हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो यानी क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम, यानी जितना पतला वायर होगा, जितना थिन वायर होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना मोटा वायर होगा, जितना थिक वायर होगा उतना ही रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ऐसे समझ लो कि मान लो अपन लोग एक रूम में हैं, ठीक है? जैसे आप लोग अभी रूम में बैठ के मेरे को देख रहे हो, आप जहां भी लैपटॉप फोन पे देख रहे हो, आप अपने रूम में हो, ठीक है? अब मान लो तुम्हारे रूम में मैंने 50 लोगों को भर दिया, 50 पीपल्स इन योर रूम, ठीक है? अब 50 लोग हैं आपके रूम में। अब एकदम से बोला गया 1 सेकंड के अंदर सबको बाहर निकलना है। क्या करना है? 1 सेकंड के अंदर सबको बाहर निकलना है। तो जो 50 लोग हैं वो कहां की तरफ भागेंगे? सारे के सारे गेट की तरफ। जहां भी आपका जो गेट होगा एंट्रेंस के लिए या एग्जिट के लिए, उस गेट की तरफ भागेंगे। अब गेट है इतना सा, और बोला गया 1 सेकंड में बाहर निकलना है। पूरी भीड़ गेट पर जमा होगी, पूरी भीड़ गेट पर जमा होगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। समझ रहे हो ना? गेट छोटा है भाई, और 50 लोगों को 1 सेकंड में निकलना है। तो सोचेंगे सब लोग कि भैया पहले मैं निकलूं, वो कहेगा भैया पहले मैं निकलूं। तो सारी भीड़ इकट्ठी, तो सारी भीड़ इकट्ठी, क्रॉस सेक्शन एरिया कम, रेजिस्टेंस बढ़ गया। फील करते हैं भैया गेट की जगह जो एंट्री और एग्जिट का गेट था, आपने कहा पूरी दीवार हटा दो, पूरे रूम की दीवार हटा दो। यानी अब आपके पास निकलने के लिए गेट नहीं है, पूरी की पूरी दीवार नहीं है, 50 लोग भरे हुए हैं, एक साथ निकल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ? क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया। जो आपका गेट था वो छोटा था, क्रॉस सेक्शन एरिया कम था। अब पूरी की पूरी दीवार खोल दी, अब पूरी की पूरी दीवार खोल दी। तो दीवार खोल दी तो क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो गया तो जो भीड़ थी जिसको 1 सेकंड में उसी गेट से निकलना था, अब वो भीड़ क्या करेगी? आराम से निकल जाएगी, क्योंकि आपके पास पूरी दीवार है। तो एरिया बढ़ा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा, रेजिस्टेंस घटा, ठीक है? प्रॉब्लम घटी। ओके, तो ये भी फील हो गया होगा कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। और कैसे डिपेंड करता है वो भी क्लियर हो गया। पहली तो बात होती है भैया रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ को छेड़ा तो रेजिस्टेंस बदलेगा, पर बात आती है कैसे, कैसे बदलेगा, कितना बदलेगा, क्या बदलेगा? क्लियर हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही पता चला कि भैया रेजिस्टेंस एरिया को अगर छेड़ा, क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर छेड़ा तो आपका रेजिस्टेंस बदलेगा। फिर पूछता है कितना बदलेगा, तो बता दिया जितना एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो अभी तक 2 फैक्टर मिल गए। कितने फैक्टर मिल गए? 2 फैक्टर। कौन कौन से? कि भैया रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। आगे बढ़े, ठीक है? अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। लेंथ तो एरिया हो गया, एक और वो यहीं पे बता देता हूं मैं। एक डिपेंड करता है नंबर 3 टेम्परेचर पे। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। और 4 डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। यानी ये 4 फैक्टर आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 4 फैक्टर है? कि रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि थिकनेस ऑफ द वायर या थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, 3rd टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है? कि जो आपका कंडक्टर है उसके मटेरियल का नेचर क्या है? जो आपका कंडक्टर है उसके मटेरियल का नेचर क्या है? मींस कि क्या वो एल्यूमिनियम से बना है या वो कॉपर से बना है
या वो सिल्वर से बना है, तो आपका मटेरियल चेंज होगा, मटेरियल चेंज होगा तो उसका नेचर चेंज होगा, और नेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। यानी रेजिस्टेंस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो मटेरियल से वह बना है उसका नेचर कैसा है। ओके, ठीक है, 4 चीजें होंगी जिन पर डिपेंड करता है। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रजिस्टिविटी की। तो रजिस्टिविटी को यहीं से समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो रजिस्टिविटी को समझते हैं ध्यान से। अब देखो रजिस्टिविटी को ध्यान से समझते हैं। रजिस्टिविटी अब क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आ रहा है, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी को समझते हैं मेरे भाई। देखो इतना तो पता चल गया रजिस्टर किस किस पर डिपेंड करता है, ये आपने नोट डाउन भी कर लिया, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। अब रजिस्टिविटी पढ़ेंगे, लेकिन रजिस्टिविटी पर पहुंचेंगे कैसे पहले उसकी बात करते हैं। देखो अभी तुमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इक्वेशन 1 मान ली, हाँ के ना, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नो दिक्कत, ठीक है, नो दिक्कत। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। इसे मान लिया 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A। मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। फायदा क्या हो जाएगा कि एक ही बात में मैं दोनों बात कह जाऊंगा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, क्योंकि ऊपर लिखा है न्यूमरेटर, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और न्यूमरेटर वाली, वो डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू होती है, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसको क्वांटिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी एक ही बात से मैंने दोनों बात कह दी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है ना? अगर है तो क्या करना है वो आप जानते हो, कमेंट सेक्शन में जाओ एक कमेंट कर दो, ठीक है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बात आती है कि जब भी आपने पढ़ा था कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, जब भी क्या हटेगा मेरे भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। याद है कि नहीं है? ये तो जनरल बात है कि जब भी आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे और इक्वल में बदलोगे, यानी आर लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन की जगह इक्वल लगाओगे, जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसकी जगह क्या लगाओगे, इक्वल लगाओगे, तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को बोला जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्यों बोला जाएगा? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा है, और इवन डायरेक्टली मत बोलो, सिर्फ बोलो प्रोपोर्शनल का साइन हटा है, क्योंकि डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है ये डिसाइड करेगा ऊपर नीचे वाला। अगर इसकी बात होगी तो यही प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, और इसकी बात होगी तो यही प्रोपोर्शनल है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल को जब भी हमने किस में बदला, इक्वल में बदला, इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदला तो आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट। तो यहां पर आ गया रो, इसे बोलते हैं रो, नाम लिख देता हूं नीचे, RHO। रो पढ़ते हैं जैसे ABCD पढ़ते हैं ना, ये A है, ये B है, ये C है, तो ऐसे ये सिंबल जैसे ये R है, तो भैया इसको क्या बोले हम, क्या नाम दें, तो इसको बोलना रो है, RHO, रो, ठीक है। रो L अपॉन A एज इट इज लिख दो, क्लियर है। यानी अब जो ये था वो ऐसे बन गया, जो इस तरीके से इक्वेशन थी वो ऐसे बन गई, यानी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वो तो बदल गया इक्वल टू में, और चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया, वो आ गया रो। तो रो L अपॉन A, वेयर व्हाट इज रो, व्हाट इज रो, तो हम क्या बोलेंगे, रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। भैया आपने कांस्टेंट को हटाया, आपने प्रोपोर्शनल को हटाया इसलिए कांस्टेंट आया। लेकिन अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो एक जनरल नेम होता है। याद हो तो आपको जब हमने पढ़ा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हमारा आया था V इक्वल टू IR, यहां पर R भी तो था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहां पर रो भी है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो ये भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ऐसा समझ नहीं आएगा। तो अब क्या करना पड़ता है, हर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अपना एक नाम देना पड़ता है। तो इस वाले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्या नाम दिया गया था, रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्या नाम दिया गया था, रेजिस्टेंस। तो इस वाले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को नाम दिया जाता है रेजिस्टिविटी, RESISTIVITY, रेजिस्टिविटी। ओके, तो ये आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कौन है, रेजिस्टिविटी, क्लियर है। तो यहां पे मैंने वही लिखा था R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, L इज द लेंथ, L इज द लेंथ, A इज द एरिया, किसका एरिया,
क्रॉस सेक्शन का एरिया, कंडक्टर ये रहा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और आपका जो रो है वो है आपकी रजिस्टिविटी। क्या है आपकी? रजिस्टिविटी। तो सारी बातें क्लियर हो गई मेरे भाई। रजिस्टिविटी कौन से समझ आ गया? यानी अभी तक मोटा मोटा रजिस्टिविटी के बारे में बस इतना पता चल पाया है कि रजिस्टिविटी एक कौन है? कांस्टेंट है, जो कि क्यों आया? क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटा। तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आगे बढ़ते हैं, रजिस्टिविटी की बात करते हैं। वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वो तो मैंने अभी भी बता दिया। रो इज द, इसका नाम रो है, फिर से बता देता हूं, आर एच ओ पी की तरह बनता है। रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। यानी इस रो को हम बोलते हैं रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। और आपके सामने एक और नाम आ गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको भैया याद रखना बहुत ध्यान से, अंडरलाइन कर लो, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी पूछा जाता है कि भैया रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी सेम है, क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी सेम है, तो बंदा बोलता है नहीं सर अलग अलग है, रेजिस्टेंस अलग चीज है, रजिस्टिविटी अलग चीज है। लेकिन जब बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी सेम है, तो बोलना पड़ेगा हाँ सर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी सेम है। यानी रजिस्टिविटी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। या पूछा जाए कि भैया रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम है, तो कहेंगे नहीं है, रेजिस्टेंस अलग है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग है। चूंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कौन है? रजिस्टिविटी। तो नाम याद रखना रजिस्टिविटी का क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है? आगे बात करते हैं कि रजिस्टिविटी किस किस पर डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी किस किस पर डिपेंड करती है? तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, आर इक्वल टू क्या आता है? रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो रो को निकालते हैं, कैसे निकलेगा? एरिया इधर आ ले आऊं, तो आर इंटू ए, आर इंटू ए। तो यहां कौन बचा? रो इंटू एल। हाँ कि ना? एरिया डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में आ जाता है। जब एरिया डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ गया, तो आर इंटू ए। यहां कौन बचा? रो और एल। ठीक है, अब हमें कौन निकालना है? रो यानी रजिस्टिविटी। तो एल मल्टीप्लाई में इधर ले आओ, तो ये हो गया आर इंटू ए बाई एल इक्वल टू रो। तो ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रजिस्टिविटी, यानी आर इंटू ए अपॉन एल। यहां तक बात क्लियर है रजिस्टिविटी के बारे में? ओके, आगे बात करते हैं कि जो रजिस्टिविटी होती है, जो रजिस्टिविटी होती है वो किस किस पर डिपेंड करती है। अभी अभी हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, किस किस पर डिपेंड करता है, तो हमें पता चला रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वायर कितना लंबा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, वायर कितना मोटा है, नेचर ऑफ द मटेरियल, वायर किसका मिलके बना है, टेम्परेचर जो कि उस टाइम पर है। ठीक है, तो रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड ऑल्सो द टेम्परेचर। यानी जो ये रजिस्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है मेरे भाई? सिर्फ दो फैक्टर। कौन कौन? नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर। आपने मटेरियल का नेचर बदला, आपने मटेरियल का नेचर बदला, रजिस्टिविटी बदलेगी। कॉपर का वायर है, रजिस्टिविटी अलग होगी। एल्यूमिनियम का वायर है, रजिस्टिविटी अलग होगी। सिल्वर का वायर है, रजिस्टिविटी अलग होगी। तो नेचर बदला, रजिस्टिविटी बदलेगी। टेम्परेचर बदला, रजिस्टिविटी बदलेगी। बट लेंथ बदलो, रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलो, रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। अब आप कहोगे सर ये थोड़ी बात नहीं पच रही है हमारे, कि ऐसा कैसे है? तो थोड़ा सा मैं रिलेशन बताऊंगा रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में। क्या बताऊंगा? रिलेशन बताऊंगा रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में। तो इतना तो मोटा मोटा क्लियर हो गया कि रजिस्टिविटी किस किस पर डिपेंड कर रही है। फिलहाल दो फैक्टर याद रखने हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर। और जब मैं ये बताऊंगा ना कि रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, वहां तो मैं ये भी क्लियर हो जाएगा कि रजिस्टिविटी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, रजिस्टिविटी पढ़ने की अपन को जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, फॉर्मूला तो आपके सामने आ गया, आर इंटू ए अपॉन एल इक्वल्स टू रजिस्टिविटी। यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है, फॉर्मूला आपके सामने है। अब एक काम करो, कुछ कंडीशन लेता हूं। मैंने बोला कि भैया एक मैंने वायर लिया है जिसकी लेंथ है 1, ले सकता हूं। एक वायर लिया जिसकी लेंथ कितनी है 1, ठीक है, और उसका एरिया भी है 1, यानी कि उसकी जो मोटाई है, थिकनेस है वो भी यूनिट और लेंथ है वो भी यूनिट। ठीक है भाई, पुट कर दो, क्या होगा? आर की वैल्यू अभी पता नहीं भाई, आर की जगह आर लिखा रहने दिया, मल्टीप्लाई बाई ए। अब ए की जगह कौन आ जाएगा? 1। ए की जगह कौन आ जाएगा? 1। ठीक है, लेंथ 1, लेंथ की जगह भी क्या आ गया? 1 इक्वल टू क्या लिख दूं? रो। इसको थोड़ा सॉल्व करना, आर इंटू 1 यहां कर देता हूं साइड से। ठीक है, आर इंटू 1, आर नीचे 1 कोई मतलब नहीं, आर इक्वल टू क्या आ गया? रो। आर इक्वल टू क्या आ गया?
रो। अब थोड़ा फील कराऊंगा, ध्यान से समझना आगे की बात को बहुत अच्छे से। आर बराबर है रो के, यानी रेजिस्टेंस बराबर है रजिस्टिविटी के। ऐसा कैसे हो गया सर? इसलिए इसका नाम था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। पहले फील करो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी ये रेजिस्टेंस ही है बट स्पेसिफिक है, कंडीशनल है। एक कंडीशन लगी है कि भैया लेंथ को यूनिट रखो, एरिया को यूनिट रखो, तो रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस है। इसीलिए नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो थोड़ा फील आया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों नाम दे दिया? भैया क्योंकि वो रेजिस्टेंस ही है बट स्पेसिफिक है। रेजिस्टेंस ही है बट स्पेसिफिक है, तो नाम पड़ गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। थोड़ा सा फील हुआ कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम क्यों था। ओके, अब बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम हो गए। हाँ भाई सेम हो गए, क्योंकि एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बन गया। अब रेजिस्टिविटी क्या बन गई? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बन गया। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब बना? जब लेंथ 1 थी। जब लेंथ 1 थी यानी वायर की लेंथ यूनिट थी और एरिया भी यूनिट था। तो एक बात बताओ, इन्होंने फिक्स कर दिया कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, बस कंडीशन है लेंथ को 1 रखो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 रखो। फील करते हैं। किसी ने आके मुझसे बोला कि सर कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी मान लो x है, मुझे नहीं पता क्या है, कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी क्या है? x है। तो कॉपर वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो x है। इसका मतलब क्या है कि अच्छा भैया कॉपर वायर आपने लिया होगा, उसकी लेंथ यूनिट रखी होगी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट रखा होगा, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी होगी। बात समझ आई? अब कॉपर वायर 500 मीटर का है, लेकिन जब रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करोगे तो लेंथ कितनी एज्यूम कर रहे हो कि भैया कॉपर वायर है यूनिट मीटर का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यूनिट, तो जो उसका रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी। अब मान लो कॉपर वायर 500 मीटर से हो गया 1000 मीटर का, 1000 मीटर का। तो अगर कॉपर वायर 1000 मीटर का हो गया तो अब आपके मन में आएगा सर रेजिस्टेंस बदला, क्या रेजिस्टिविटी बदली? फिर से वही बात, रेजिस्टिविटी निकालोगे तो क्या सोचोगे? अच्छा कॉपर वायर है यानी कि कॉपर वायर की लेंथ यूनिट ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट ले लो, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। यानी भैया कॉपर का वायर चाहे 1,00,000 मीटर का हो चाहे 2 मीटर का हो, हम जब बात करेंगे रेजिस्टिविटी की तो लेंथ को यूनिट ही लेंगे और एरिया को यूनिट ही लेंगे। तो जब भैया लेंथ को यूनिट ही लेना है और एरिया को यूनिट ही लेना है तो डिपेंड कहां कर रही है रेजिस्टिविटी? 500 मीटर वायर की रेजिस्टिविटी सेम होगी, चाहे 2 मीटर का कॉपर का वायर हो रेजिस्टिविटी सेम होगी, चाहे 10 मीटर का वायर हो रेजिस्टिविटी सेम होगी। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भैया नेचर तो सेम है, 2 मीटर का वायर भी कॉपर का, 10 मीटर का वायर भी कॉपर का, 500 मीटर वायर भी कॉपर का है, लेकिन टेम्परेचर छेड़ा तो जरूर रेजिस्टिविटी बदल सकती है। क्या छेड़ा? टेम्परेचर को का छेड़ा तो रेजिस्टिविटी बदल सकती है। यानी अभी एक चीज है जो विद इन कॉपर ही लेंथ बदलने पर रेजिस्टिविटी बदल सकती है, वो दम किस में? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि भैया टेम्परेचर को हम नहीं छेड़ रहे हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे भी अभी टेम्परेचर कॉफिशिएंट पढ़ेंगे। और आपको एक बात बता दूं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है वो शायद एनसीईआरटी या लखमीर सिंह की बुक में नहीं है मेरे अंदाज से, ठीक है, प्रदीप ने दिया हुआ है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने बताया ना कि हम लोग सारे ऑथर्स की बुक पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। अभी प्रदीप की बुक चल रही है, इसके बाद कोई और ऑथर लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया रेजिस्टिविटी के बारे में? बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया हो भैया फिर भी बता दो, दूसरी वीडियो ले आऊंगा रेजिस्टिविटी पे ही, ठीक है। अब डेफिनेशन याद कर लेते हैं भैया रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, आ गई वही बात, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टिविटी को डिफाइन कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस ही कर रहा है। कंडीशन लगेगी देखो, इसलिए तो रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसीलिए रेजिस्टिविटी क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ द मटेरियल। यानी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है जो कि ऑफर की जा रही है कौन से मटेरियल के द्वारा? क्यूब मटेरियल। कैसा? क्यूबिक। अब आप कहोगे सर क्यूबिक क्यों आया? क्योंकि क्यूब एक ऐसी शेप है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती है? सेम होती है। यूनिट रख दो ना। क्या बोला है? क्यूब मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर। मेंशन कर दिया ना कि एक क्यूब लेना है। क्या लेना है? क्यूब लेना है जिसकी साइड कितनी हो? जिसकी साइड कितनी हो? 1 मीटर।
एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 मीटर, तो भैया एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, यूनिट स्क्वायर ही आएगा इस क्यूब का। तो ऐसा क्यूब जिसकी लेंथ भी यूनिट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी, अब देखो लेंथ यूनिट है तो एरिया क्रॉस सेक्शन तो अपने आप ही यूनिट आ जाएगा, क्योंकि क्यूब का फेस देखो, लेंथ भी यूनिट, ब्रेथ भी यूनिट, तो लेंथ यूनिट, ब्रेथ यूनिट, तो एरिया क्रॉस सेक्शन भी क्या हो गया, यूनिट। ठीक है भाई, व्हेन द करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब, यानी कि मान के चल रहा है करंट कहां फेस कर रहा है, अपोजिट फेस में, तो परपेंडिकुलर फेस पे, क्लियर है। तो ये क्यूब है और करंट कहां जा रहा है, इस वाले फेस से, कहां जा रहा है, इस वाले फेस से परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे ये क्यूब है, इसमें से करंट ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर, अगर ऐसे करके क्यूब का फेस है तो करंट ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर, यानी ये क्यूब लेंथ ब्रेथ, ये एक साइड वो फेस बता रहा हूं क्यूब का, ये क्यूब का फेस है, करंट ऐसे जा रहा है, क्लियर है। तो रेजिस्टिविटी क्लियर हुई, थोड़ा फील आया, अगर कोई डाउट रह गया हो तो भैया डाउट पूछ सकते हो। अब रेजिस्टिविटी को अगर क्यूब की फॉर्म में नहीं समझ में आया, अगर क्यूब की फॉर्म में नहीं समझ में आया तो एक और तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है, जैसे resistivity of a material is also defined as the resistance offered by a cylindrical conductor। भैया हमें चाहिए यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया, क्या चाहिए, चाहे तो आपका ये क्यूब हो, चाहे आपका ये क्यूब हो, जो यहां पे क्या करे यूनिट लेंथ का हो, यानी ये यूनिट लेंथ और ये भी हम लेंथ, इसे भी यूनिट मान लो। ठीक है, तो यहां से करंट फ्लो कर गया, या तो यूनिट लेंथ का क्यूब ले लो और यूनिट एरिया ले लो, चाहे भैया सिलेंडर ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी कंडीशन बस एक है, लेंथ यूनिट होनी चाहिए। जैसे अभी यहां सिलेंडर ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं, सिलेंडर, कंडीशन भैया लेंथ हमारी होनी चाहिए यूनिट, और इसका जो एरिया है वो भी होना चाहिए भैया यूनिट। लेंथ होनी चाहिए यूनिट कंडक्टर की और एरिया होना चाहिए यूनिट, यानी ये थिकनेस, मोटाई, तो सिलेंड्रिकल मान लो। तो इन्होंने बोला है कि ऑफर्ड बाय ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ द मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया होगा 1 मीटर, लेंथ होगी 1 मीटर, व्हेन द करंट फ्लो परपेंडिकुलर, करंट कैसे फ्लो करेगा इसमें से, ऐसे परपेंडिकुलर आई, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द अपोजिट एंड ऑफ द सिलेंडर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, यानी कि यहां पे चाहे सिलेंडर रख लो चाहे क्यूब रख लो, कंडीशन सेम है कि भैया रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है, लेकिन कंडीशन, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है मानते हैं, लेकिन कंडीशन है लेंथ 1 रखो, एरिया ऑफ सेक्शन 1 रखो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, यानी अब बात आती है कि रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी। तो यहां पे एसआई यूनिट दी हुई है रजिस्टिविटी की ओम मीटर। तो ध्यान से समझना, रजिस्टर तो रजिस्टिविटी में एक और फर्क आ गया, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम, ओमेगा से डिनोट करते थे, इस तरीके का सिंबल लगता था। अगर कहीं लिखा है 10 ओम, क्या लिखा है 10 ओम, तो दिमाग अपने आप बोलेगा भैया रेजिस्टेंस की बात हो रही है, लेकिन रजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। यानी कि ओम मीटर का मतलब क्या है, कहीं लिखा हुआ है मान लो कि 2.052 ओम मीटर, तो दिमाग अपने आप बोलेगा भैया ये रजिस्टिविटी की बात है। ये कौन है, रजिस्टिविटी की बात है, रजिस्टेंस नहीं है। कहीं लिखा हुआ है 10 ओम, यानी भैया रेजिस्टेंस की बात है। तो एक बहुत बड़ा फर्क समझ आ गया रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में, कि रजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो ओम मीटर है, यानी ओम लिखो फिर मीटर लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस सिंपली ओम से। लेकिन अगर आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर ये एसआई यूनिट जो है ओम मीटर वो कैसे ड्राइव हुई, थोड़ा सा ये भी बता दो। तो आपको मैं ये भी बता देता हूं कि जो ओम मीटर है वो किस तरीके से आया, यानी रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम मीटर कैसे निकली। ठीक है, बात करते हैं। देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इक्वल टू निकला था रो एल अपॉन ए, हाँ के ना, रो एल अपॉन ए। अगर मैंने रजिस्टिविटी यानी रो की जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकला था, ए को मैंने यहां पहुंचा दिया था, यानी आर इंटू ए, तो यहां बचा था रो एल। अब एल को मल्टीप्लाई में था तो ये भी डिवाइड में आ गया था, तो ये आ गया था आर इंटू ए बाई एल इज इक्वल टू रो। अब हम जानते हैं फिजिक्स के अंदर मैंने बहुत बार बोला हुआ, 9th क्लास में भी बोला था, 10th क्लास में भी बोल रहा हूं और हर चैप्टर में बोलता हूं कि जब भी जिसकी ऐसा यूनिट निकालनी हो, ये कौन है, रजिस्टिविटी, कौन है, रजिस्टिविटी। ठीक है, अगर इसकी एसआई यूनिट निकालनी हो, क्या निकालनी हो, एसआई यूनिट, रजिस्टिविटी की अगर एसआई यूनिट निकालनी हो तो उसके फॉर्मूले में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सबको अपनी अपनी एसआई यूनिट में रख दो। तो जैसे ही तुम उन सबको अपनी अपनी एसआई यूनिट में रखोगे, अपने आप इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी, रखते जाओ। रेजिस्टेंस क्या था, ओम, रेजिस्टेंस क्या था, ओम, मल्टीप्लाई बाई कौन है, एरिया। अब एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लगा दिया, डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, लगा दिया भैया,
इक्वल्स टू रो, सॉल्व कर लो, 1 मीटर से स्क्वायर कट गया, बचा कौन, ओम मीटर। तो आ गई रजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। क्या आ गई, ओम मीटर, क्योंकि मीटर से एक स्क्वायर कट गया। तो ये थी आपकी रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट। क्लियर है मेरे भाई? जहां तक मुझे लगता है आपको रजिस्टिविटी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, और साथ में हमने ये भी देखा कि जो फैक्टर पर डिपेंड करता है वहां से ही निकल के ही रजिस्टिविटी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में फायदा क्या है, थोड़ा सा हमें फर्क क्या है, फायदा नहीं बोलूंगा, फर्क क्या है, या फिर ऐसे कह सकते हो रजिस्टिविटी का फायदा क्या है ओवर रेजिस्टेंस। तो ध्यान से समझना, देखो अगर तुमसे बोला जाए कि भैया कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, तो तुम्हारा दिमाग क्या बोलेगा, अच्छा कॉपर वायर का रेजिस्टेंस 50 ओम है, इसका मतलब लेंथ भी तो बताओ उसकी, क्योंकि अगर आपने लेंथ बदली तो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस बदलेगा। भैया उसकी मोटाई भी तो बताओ, उसकी मोटाई तो, अब मान लो तुम्हें चाहिए 20 मीटर का वायर, उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, आपको चाहिए 50 मीटर का वायर, उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी मोटाई उसकी 1 स्क्वायर मीटर है, रेजिस्टेंस कुछ और होगा, 20 स्क्वायर मीटर रेजिस्टेंस कुछ और होगा, तो बड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। लेकिन रजिस्टिविटी किसी की पता है तो फायदा क्या है, कॉपर की रजिस्टिविटी, भैया इतने टेम्परेचर पे, अगर किसी ने बोला कॉपर की रजिस्टिविटी इतने टेम्परेचर है तो माइंड क्लियर हो गया। अब चाहे कॉपर 50 मीटर का हो, चाहे 500 मीटर का हो, चाहे 5 लाख मीटर का हो, चाहे 5 करोड़ मीटर का हो, रजिस्टिविटी तो सेम रहनी है। तो सिर्फ क्या बोलना है, कॉपर की रजिस्टिविटी ये है, वहां पे जा से टेम्परेचर मेंशन कर दो कि भैया इस टेम्परेचर पे, तो माइंड में क्लियर हो गया कि अच्छा अब कंपेयर करने हैं मान लो दो मटेरियल। अब तुमसे बोला जाता कॉपर का रेजिस्टेंस है 50 ओम, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस है मान लो 35 ओम। अब तुम कहते बताओ किसका कम है, हम कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि हो सकता है कॉपर का 50 ओम इसलिए हो क्योंकि एल्यूमिनियम के वायर से ज्यादा लेंथ इसकी हो, कंपेयर कहां कर पाएंगे, क्योंकि लेंथ एरिया भी तो बताना चाहिए। अब मान लो कॉपर 50 ओम का है लेंथ और एल्यूमिनियम 35 ओम का है, 35 ओम का है, मतलब क्या है, हो सकता है कि इसका क्या हो, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा हो। तो एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा कि भैया किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, पर रजिस्टिविटी अगर कॉपर की कम है एल्यूमिनियम से या ज्यादा है तो भैया कॉपर को कितना भी बढ़ा लो और कितना भी कम कर लो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे आइडिया हो जाता है कि इन दोनों मटेरियल में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा। वो आइडिया किससे होता है, रजिस्टिविटी से, ना कि रेजिस्टेंस से। क्लियर है मेरे भाई? क्योंकि रेजिस्टेंस अगर बताओगे तो लेंथ भी बतानी पड़ेगी, एरिया भी बतानी पड़ेगी, और जब कंपेयर कर रहे हो तो दोनों की लेंथ भी सेम रखनी पड़ेगी, दोनों का एरिया भी सेम रखना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा झंझट होगा। इससे बढ़िया रजिस्टिविटी पता करो, अगर इस मटेरियल ए की रजिस्टिविटी मटेरियल बी से ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, चाहे जितना बढ़ा लो। तो थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया हो जाता है। क्लियर है? तो जो आज हमने बात की वो रजिस्टिविटी पे की, फैक्टर्स डिस्कस किए रेजिस्टेंस के। अगर कोई भी डाउट रह गया हो मेरे भाई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।